हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नामदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नामदीप में। जैसा कि आपको पता है, अपना कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं चल रहा है। उससे हमने पढ़ लिया था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, पढ़ लिया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना आपने पढ़ लिया था। आइए आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक उदाहरण आपका बचा हुआ है, उसको करते हैं, फिर उसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 245 और 2053 को इस प्रकार विभाजित करती है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए। और कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, जो अगर इन दोनों में उस संख्या का भाग लगाया जाए तो अपने को शेषफल कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए। अब उससे पहले आप एक चीज़ देखिए, जैसे मैंने लिखा 23, अगर मैं 23 में 7 का भाग लगाऊं तो कितनी बार में जाएगा, तो शेषफल कितना बचा, 2 बचा। इसी तरह से अगर मैंने लिखा 39, तो इसमें मैंने 7 का भाग लगाया, शेषफल कितना बचा, 4 बचा। इसी तरह से मैंने लिखा 79, इसमें मैंने भाग लगाया 8 का, कितना शेषफल बचा, 7 शेषफल बचा। अगर यहाँ से अगर अपने देखेंगे, अगर मैं शेषफल को मूल संख्या यानी कि भाज्य में से माइनस करूँ, यानी कि 23 में से अगर मैं 2 को माइनस करूँ, यानी कि जो शेषफल को माइनस करूँ, तो मेरे को क्या मिला, 21। क्या ये 21 7 से पूर्णतः विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। इसी तरह से 39 में से अगर मैं 4 को माइनस करूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 35 बचेगा, और ये 35 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसी तरह से अगर मैं 7 को 79 में से माइनस करूँ तो मेरे पास कितना बचेगा, 72 बचेगा, और ये 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कि अगर शेषफल को अपनी संख्या में से माइनस करेंगे तो वो जो संख्या प्राप्त होगी वो उस संख्या से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। इसी तरह से अगर मैं 245 में से 5 घटाऊँ और 2053 में से भी 5 घटाऊँ तो जो अपने को संख्या मिलेगी तो वो उस जिस संख्या की वो बात कर रहे हैं उससे क्या होगी, वो पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखो 245 में से, अरे समझ में आया ना, अगर 245 में से 5 घटाते हैं, 2053 में से 5 घटाते हैं, तो जो अपने को संख्याएं प्राप्त होगी अगर उनका अपने HCF ज्ञात करेंगे, और HCF क्या होगा, वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो उन दोनों संख्याओं को क्या करेगी, पूर्णतः विभाजित करेगी। अब देखो 245 में से कितना घटाना है, 5, तो कितना आया 240। अगर मैं 2053 में से 5 घटाऊँ तो मेरे को कितना बचेगा, 2048। यानी कि इन दोनों का जो HCF होगा, इन दोनों का जो HCF होगा वो क्या होगी, HCF क्या होता है, दो धनात्मक संख्याओं का उभयनिष्ठ सबसे बड़ा गुणनखंड। यानी कि उभयनिष्ठ का मतलब वो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, और वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, HCF होगी। यानी कि अगर मैं इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात कर रहा हूँ, HCF ज्ञात कर लें अपने इन दोनों संख्याओं का, तो वो HCF इसको भी पूर्णतः विभाजित करेगा, इसको भी पूर्णतः विभाजित करेगा। और यदि उस HCF का अगर 245 और 2053 में भाग लगाएं तो अपने को शेषफल कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अतः अपने को 240 और 2048 का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। इन दोनों में संख्या बड़ी कौन सी है, तो लिखेंगे 2048 बड़ा है किससे, 240 से। और बड़ी संख्या में किसका भाग लगाते हैं, छोटी संख्या का भाग लगाते हैं। तो 2048 में भाग लगाना है किसका, 240 का, तो 24 8 192 है ना, तो कितना बचा 128। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, A बराबर BQ प्लस R, यानी कि भाज्य बराबर भाज्य कितना 2048, भाज्य बराबर भाजक कितना 240 इंटू भागफल कितना 8 प्लस में शेषफल कितना 128। क्या शेषफल 0 है, नहीं शेषफल 0 नहीं है, तो 240 और 128 में फिर से क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब 240 व 128 में पुनः यानी कि दोबारा किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यानी कि 240 में अपने को किसका भाग लगाना है, 128 का भाग लगाना है। 240 में भाग लगाना है किसका, 128 का। तो एक बार में जाएगा ये 128, कितना बचा
2 और 1 तो लिखेंगे 240 बराबर 128 गुणा 1 प्लस में 112। 240 बराबर 128 गुणा 1 प्लस 12 यानी कि भाज्य बराबर भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल। क्या स्थिति में शेषफल 0 आया? नहीं, तो लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अतः क्या किसी में किस में लगाएंगे अब 128 और 112 में। 128 व 112 में पुनः किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब क्या करना है? 128 में किसका भाग लगाना है? 112 का। 128 में भाग लगाना है किसका? 112 का। क्या एक बार जाएगा? कितना बचेगा? 16 बचेगा। अब 128 को क्या लिख सकते हैं अपने? तो लिखेंगे 128 बराबर भाज्य बराबर भाज्यक इंटू भागफल यानी कि 112 गुणा 1 प्लस में कितना? शेषफल कितना? 16। तो क्या शेषफल 0 आया? नहीं, तो लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अतः अब किस में लगाएंगे? 112 व 16 में पुनः किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लगाओ 112 और 16 में, यानी कि 112 में किसका भाग लगाना है? 16 का भाग लगाना है। 16 7 112। तो यानी कि 112 को अपने क्या लिख सकते हैं? 16 गुणा 7 प्लस में 0। शेषफल कितना आया? 0। शेषफल कितना आ गया? 0। तो लिखेंगे शेषफल बराबर 0। शेषफल 0 आते ही किस पर आया? 16 पर। अंतिम भाजक जिस पर शेषफल 0 आता है वो क्या होता है? HCF होता है। शेषफल 0 आ गया। आता है क्या लिखेंगे? आता है HCF। किस का HCF? 200। क्या लिखेंगे? आता है HCF किस का HCF? 240 और 2048 का। 240 और 2048 का कितना आ गया? 16 आ गया। यानी कि वो जिस बड़ी संख्या की बात कर रहा था वो क्या आ गई? 16। यदि 245 में 16 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा। यदि 2053 में 16 का भाग लगाएंगे तो भी शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा। तो ये था जो अंतिम उदाहरण अपना बचा हुआ था। अब आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 प्रश्न नंबर 1 कह रहा है दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये अपने को क्या करना है? दर्शाना है। अब विषम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। एक पीछे अपने उदाहरण किया था जिसमें अगर कोई भी सम पूर्णांक है, कोई अगर सम पूर्णांक उसको कैसे लिख सकते हैं अपने? 2q लिख सकते हैं। और कोई विषम पूर्णांक था वो क्या होता है? 2q + 1 के रूप का होता है। ये अपने सिद्ध किया था। तो इस सवाल को इसी तरीके से अपने हल करेंगे। तो कह रहा है दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक। तो लिखेंगे माना जो विषम धनात्मक पूर्णांक है जो इसका हल होगा, तो लिखेंगे माना विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर मैंने क्या मान लिया? a। और वो a क्या होगा? 2m + 1। अभी बताया ना जो विषम पूर्णांक है वो 2q + 1 के रूप का होता है। यहाँ पर मैंने m इसलिए लिया क्योंकि इसका अपने को क्या करना है? वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद ये m² में आएगा तो वहाँ से एक नया पूर्णांक आएगा, उसको क्या नाम देंगे अपने? q नाम देंगे ना। तो कह रहे हैं ना q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो वो q जो होगा वो m के रूप का होगा। यानी कि m में कुछ टर्म आएगी, उसको एक नया पूर्णांक नाम देना पड़ेगा। क्या नाम देंगे अपने? q देंगे। और जहाँ पर m क्या है? देखिए जहाँ m एक क्या है? m भी क्या है? यहाँ पर एक पूर्णांक है, यानी कि m का मान कुछ भी हो सकता है। दशमलव के अलावा m का मान कुछ भी हो सकता है, यानी कि m क्या एक पूर्णांक है। अब क्या कह रहा है? इसका क्या करना है? विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का क्या करना है? वर्ग। लिखेंगे वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे? वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? a² बराबर 2m + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन गया? a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो लगाएंगे अपने a + b का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये a² + 2ab प्लस में कितना? b²। अब ये वाला फॉर्मूला कहाँ पर लगाना है? यहाँ पर लगाना है। इधर तो a² है तो a² पड़ा है। a का स्क्वायर यानी कि 2m का
स्क्वायर प्लस 2, ए का मान कितना 2 है, बी का मान कितना 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर ये कितना आ गया 4m स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4m प्लस में कितना 1। अब देखो जो ए स्क्वायर मेरे को मिला वो क्या मिला 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। अगर यहाँ से मैं 4m कॉमन लूँ तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पर तो m बचेगा, ये 4m बार ले लीजिए, यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा और यहाँ पर कितना 1 है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर क्या आ गया अपने पास 4m गुणा में m प्लस 1 प्लस में कितना है ये 1 चल रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये कितना m और m प्लस 1, m और m प्लस 1, क्या ये एक सम संख्या नहीं होगी क्या? कैसे? अगर m आपने m क्या लिया, यहाँ पर कोई पूर्णांक है, अगर m का मान यहाँ पर 3 होता तो आगे क्या हो जाता 3 प्लस 1 यानी कि 3 गुणा 4 बराबर 12। यानी कि यदि एक संख्या को उससे एक अधिक संख्या से गुणा करेंगे तो प्राप्त संख्या क्या होगी 12। अगर ये 6 होता m 6 होता तो इसको किससे गुणा करते 6 प्लस 1 7 से, तो 7 6 का 42। तो ये क्या है 42 ये क्या है सम संख्या होगी, इसमें 2 का भाग पूरा जाता है। ये 12 भी क्या आती है एक सम संख्या आती है, तो इसमें भी 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। और अपने सम संख्या को किस तरह से लिखते हैं, अब लिखेंगे चूँकि जो m इंटू m प्लस 1 ये क्या है सम संख्या है, क्या है एक सम संख्या है। और जो सम संख्या होती है वो उसको किस रूप में लिख सकते हैं, हमने 2q के रूप में लिख सकते हैं ना। एक उदाहरण किया था, अगर कोई धनात्मक समपूर्णांक उसको वो 2q के रूप का होता है, याद है क्या आपको? अगर आपको याद नहीं आप इससे पहले वाली वीडियो देखो, है ना। तो जो धनात्मक समपूर्णांक है वो कैसा होता है 2q के रूप का होता है। तो m इंटू एम प्लस 1 का एक समपूर्णांक होगा और इसको अपने क्या मान लिया 2q मान लिया। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 4m इंटू एम प्लस 1 की जगह कितना 2q प्लस में कितना 1 चल रहा है। तो यहाँ से जो ए स्क्वायर आएगा वो क्या आ जाएगा 8q प्लस 1। तो यही अपने को क्या करना था सिद्ध करना था। कह रहा था कोई विषम धनात्मक पूर्णांक अपने क्या लिया 2m प्लस 1, उसका क्या करना था वर्ग करना था। वर्ग करने पर क्या है अपने पास 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। यहाँ से 4m कॉमन लिया, अंदर कितना बचा, यहाँ पर तो m बचा, यहाँ पर तो m बचा, यहाँ पर कितना प्लस 1 और ये प्लस 1 चल रहा था। तो m प्लस m1 क्या एक सम संख्या होगी। क्यों होगी? अगर किसी पूर्णांक को उसे एक अधिक पूर्णांक से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो क्या होती है एक सम संख्या होती है। और सम संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं अपने 2q के रूप में लिख सकते हैं। तो m इंटू एम प्लस 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया 2q, इसका अंतर इसका मल्टीप्लाई किया तो 4 दूनी 8q प्लस 1। और यही अपने को क्या करना था दर्शाना था कि कोई विषम धनात्मक पूर्णांक 8q प्लस 1 के रूप का होता है। आप इसको लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, धनात्मक संख्या का घन 9q प्लस 1 या 9q प्लस 8 के रूप का होता है और जहाँ पर q क्या एक पूर्णांक है। अब कोई अपने को संख्या माननी है ना, कोई धनात्मक पूर्णांक की बात करें उसका अपने को घन करना है। घन का क्या मतलब होता है किसी संख्या को 3 बार गुणा कर देना, वही क्या होता है घन। अगर मैं 2 के घन की बात करूँ तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 को कितनी बार गुणा करना 3 बार गुणा करना, तो कितना आ जाएगा 8। इसी तरह से कोई धनात्मक संख्या लेनी है उसका क्या करना है घन करना है। जो घन होगा वो 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप का होगा। ये अपने को क्या करना है दर्शाना है। किससे दर्शाना है? ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो माना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे अपने a, क्या मान लेंगे माना धनात्मक पूर्णांक कितना a। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a बराबर bq प्लस r। तो अपने को कुछ ना कुछ b मानना पड़ेगा, है ना। वो b मानना पड़ेगा तो b क्या मानने ताकि उसका जो घन करेंगे तो वहाँ से अपने को 9 मिल जाए। अगर मैं b बराबर 2 की बात करूँ, 2 का घन करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या 8 से वहाँ पे 9 बार निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 का घन कितना होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 3 27। तो यहाँ से अपने 9 बार निकाल सकते हैं ना, कॉमन बार निकाल सकते हैं। क्योंकि 27 को क्या लिख सकते हैं अपने, जो 27 होगा इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। तो b बराबर कितना लेंगे 3 लेंगे। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर bq प्लस r क्या होता है शेषफल या रिमाइंडर। अब यहाँ पर क्या आता है भागफल आता है। अब देखो अपने को q की फॉर्म में सिद्ध करना, कोई यहाँ पर
अपने पूर्णांक मानना पड़ेगा। और पूर्णांक अगर अपने क्यू मानेंगे तो वो क्यू की अगर इसका घन करेंगे अपने तो क्यू की पावर 3 आ जाएगा, तो उसको एक नया पूर्णांक फिर नाम देना पड़ेगा। तो इससे तो ये जो इसने प्रश्न में दिया है भी उस जो नया पूर्णांक है तो उसको इसने ऑलरेडी क्या नाम दे दिया, क्यू नाम दे दिया। इसलिए अपने को जहाँ पर अपने को कोई पूर्णांक मानना पड़ेगा वो अलग मानना पड़ेगा। इसलिए अपने यहाँ पर जो पूर्णांक मान लेते हैं वो क्या मान लेते हैं, एम मान लेते हैं। यानी कि भाज्य बराबर भाज्य इंटू भागफल। इस बार अपने भागफल कितना मान लिया, एम मान लिया। क्यू नाम मान के क्या मान लिया, एम मान लिया। तो ए बराबर जो यूक्लिड वर्जन प्रमेय से जो धनात्मक संख्या होगी उसको किस फॉर्म में लिख लिया मैंने, ए बराबर 3m प्लस आर। अब मेरे को बात बताओ, जो यहाँ से जो r का मान होगा वो क्या 3 से छोटा होगा, हाँ होगा, क्योंकि b से छोटा होता है और 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। अब तो r के मान क्या क्या हो सकते हैं, r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो सबसे पहले लिखेंगे r बराबर कितना रखने पर, 0 रखने पर। r बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर 3m प्लस r, और इस r की जगह क्या लिखना है मेरे को, 0। तो a बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, 3m। अब इसका क्या करना है अपने को, घन करना है। तो लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर यानी a का घन करेंगे और इधर किसका घन करेंगे, 3m का घन करेंगे। इसका घन करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, a क्यूब। इसका घन करेंगे तो 3 इंटू 3 कितना होता है 27, और m का घन करेंगे तो m क्यूब। तो देखो मेरे पास क्या आ गया, a क्यूब बराबर क्या 27 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 9 गुणा 3m क्यूब, है ना। यानी कि क्यों मेरे को 9 तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो जो 3m क्यूब है ना, 3m यहाँ पे m क्या था तो यहाँ पे लिख लेना ना, m क्या एक पूर्णांक है। अगर किसी पूर्णांक का अपने घन करते हैं तो क्या होगा, पूर्णांक होगा। और किसी पूर्णांक को किसी पूर्णांक से यानी कि 3 एक पूर्णांक से गुणा करते हैं तो एक पूर्णांक ही मिलता है। तो 3m क्यू को अपने एक नया पूर्णांक नाम दे देंगे, जिसको क्या नाम देंगे, अपने क्यू नाम देंगे। तो लिखेंगे माना 3m क्यू बराबर क्यू, और क्यू क्या है यहाँ पर एक पूर्णांक है। तो a क्यूब बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, 9 इंटू क्यू, यानी 3m क्यूब की जगह मैंने क्या रख दिया, क्यू रख दिया। यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन है उसको किस रूप में लिख सकते हैं, 9 क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब पता चला यहाँ पर मैंने m क्यों लिया, ताकि इसको अपने एक नया पूर्णांक कह सकें। तो जो किसी धनात्मक संख्या का घन है वो किस रूप का होता है, 9 क्यू के रूप का होता है। अब आगे अपने सिद्ध करेंगे 9 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है, 9 क्यू प्लस 8 के रूप का भी होता है। एक बार आप इसको इतना नोट कर लीजिए। पहले कितना रखा था, r बराबर 0, अब कितना रखेंगे, r बराबर 1। तो लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, रखो r बराबर 1 तो क्या बन जाएगा, a बराबर 3m प्लस 1। अब क्या करना है, इसका घन करना है। तो क्या लिखेंगे, घन करने पर, इधर a का घन करना है, इधर किसका करना है, 3m प्लस 1 का क्या करना है, घन करना है। 3m प्लस 1 का क्या करना है, घन करना है। अब देखो जो a प्लस b के घन का फॉर्मूला होता है, यानी कि a प्लस b की पावर अगर 3 हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में b की क्यूब, वो वाला यहाँ पर लगाएंगे। तो ये a क्यूब का a क्यूब, और यहाँ पर a प्लस b यानी कि a का मान कितना है 3m और b का मान कितना है 1। तो a की क्यूब यानी कि 3m की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी कि 3m का स्क्वायर, और b का मान कितना है 1 प्लस 3a का मान कितना है 3m और b का मान कितना है 1, और इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, प्लस b की क्यूब यानी कि 1 की क्यूब करनी है। अब देखो क्या बचा, a की क्यूब बराबर 3 का घन कितना होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और m का कितना हो जाएगा, m का क्यूब प्लस, अब ये देखो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से 9 तिया 27, और 27 से कम 27, साथ में कितना m स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 27 m का स्क्वायर प्लस यहाँ से कितना बचेगा 3 तिया 9 m प्लस में कितना 1। अब देखो मेरे को 9 क्यू प्लस 1 का रूप बनाना है, तो इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, तो मैं 9 बार ले लूँगा, और प्लस मेरे को 1 चाहिए और प्लस 1 भी मेरे पास है। तो क्या लिखेंगे, a क्यूब बराबर यहाँ से 9 बार निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा 3m क्यूब, यहाँ से 3
एम स्क्वायर, यहाँ से +1 और ये +1 ऑलरेडी है अपने पास। तो m क्या था, कोई पूर्णांक था, किसी पूर्णांक का घन करके उसको पूर्णांक से गुणा करेंगे तो पूर्णांक आएगा, किसी पूर्णांक का वर्ग करके उसको पूर्णांक से गुणा करेंगे तो भी पूर्णांक आएगा। एक क्या है, ऑलरेडी पूर्णांक है, और 3 पूर्णांकों को जब जोड़ा जाता है तो एक पूर्णांक ही मिलता है, तो इसको एक नया पूर्णांक नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, q नाम दे देंगे। तो लिखेंगे माना 3m³ + 3m² + 1 बराबर कितना, q। और तो a³ बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या रख देंगे, q रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 9q + 1 हो जाएगा। तो यही अपने को क्या करना था, दर्शाना था। अपने 2 प्रूफ कर चुके हैं कि धनात्मक पूर्णांक संख्या का 9q के रूप का होता है। कब आया था, जब r बराबर अपने कितना रखा था, 0 रखा था। r बराबर जब 1 रखा तो अपने पास कितना आ गया, a³ बराबर 9q + 1 आ गया। r बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। आप इतना लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, r बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर रखो r बराबर 2, तो a बराबर 3m + 2। अब इसका क्या करना है, घन करना है, तो वही लिखेंगे क्या करने पर, घन करने पर। तो a³ बराबर 3m + 2 का क्यूब। तो अभी फॉर्मूला लिखाया था मैंने, क्या लिखाया था, जो a + b का जो घन होता है वो क्या होता है, a का घन 3a का स्क्वायर साथ में b, 3a और b का स्क्वायर प्लस में b का घन। अब ये वाला फॉर्मूला कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। a³ बराबर a³ यानी कि a का मान कितना है यहाँ पर, 3m का क्यूब प्लस 3a² यानी कि 3m का स्क्वायर, और b का मान कितना है, 2 प्लस 3a² b। अब क्या लिखेंगे, 3ab², 3a का मान कितना है, 3m, और b का मान कितना है, 2 प्लस में b का घन करेंगे तो 2 की पावर 3। तो अब इसका घन खोलो, क्या आ जाएगा, a³ बराबर 3 का घन कितना होता है, 27, यहाँ से आ जाएगा 27m³ प्लस में 3 का वर्ग कितना, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27, और 27 को 2 से गुणा करेंगे तो 54। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 54m का स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखो 3 3 9 और 9 दूनी 18, और साथ में क्या है, m है, प्लस में कितना, 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। अब देखो मेरे को प्लस में कितना चाहिए, 8 चाहिए, 8 है मेरे पास। अब मेरे को क्या लेके आना है, 9 लेके आना है। अब यहाँ से भी 9 है, यहाँ से भी 9 है, तो यहाँ से भी 9 है, तो 9 बार क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो a³ बराबर कितना आ जाएगा, 9 यहाँ से कॉमन लिया तो 3m³ बचा, यहाँ से 6m² बचा, यहाँ से 2m बचा, प्लस में 8, और m क्या था, कोई पूर्णांक था। किसी पूर्णांक का घन करके उसको 3 से गुणा करेंगे तो पूर्णांक आएगा, किसी पूर्णांक का वर्ग करके पूर्णांक से गुणा करेंगे तो पूर्णांक आएगा, किसी पूर्णांक को 2 से पूर्णांक से गुणा करेंगे तो पूर्णांक आएगा, और पूर्णांकों को किन्हीं भी पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो एक नया पूर्णांक अपने आएगा। तो इसको एक नया नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, q नाम दे देंगे। तो लिखेंगे माना 3m³ + 6m² + 2m बराबर कितना, q। तो इसकी जगह अपने क्या रख देंगे, q रख देंगे। तो a³ बराबर 9q + 8, यानी कि कह रहा है कोई धनात्मक संख्या थी, धनात्मक पूर्णांक हमने क्या माना था, a मान इसका जो घन है उसको 9q + 8 के रूप में अपने लिख सकते हैं। पीछे अपने सिद्ध किया तो उसको 9q + 1 के रूप में भी लिख सकते हैं, और 9q के रूप में भी लिख सकते हैं। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। कह रहा है दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर q क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ से देखो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, यानी कि कोई संख्या थी, उसका 6 का उसमें भाग लगाया, q भागफल आया, और शेषफल कितना आया, 1। कोई संख्या थी उसमें 6 का भाग लगाया, q भागफल आया, शेषफल कितना, 3, और यहाँ पर शेषफल कितना, 5। यानी कि जो ये 1 3 5 शेषफल वाली संख्याएं हैं वो कह रहा है वो क्या होती है, विषम पूर्णांक संख्याएं होती है, जो कि 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप की होती है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो पहले लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लिया मैंने, ये। अब b बराबर कितना मानेंगे, 6 मानेंगे क्या,
समझ में है ना। बी बराबर 6 क्यों माना, क्योंकि इसने दे रखा है 6q + 1 6q + 3 यानी कि 6q और 6q आ रहा है। अब यहाँ पर 3 या 2 या और संख्या क्यों नहीं मानी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई घन या वर्ग करना ही नहीं है, ताकि अपने को लास्ट में उसमें से 6 कॉमन ले लें। अगर यहाँ पर कहता घन करो या वर्ग करो तो अपने कुछ यहाँ पर और मान के देख सकते थे। तो अब कितना मानना पड़ेगा, b बराबर 6। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a बराबर BQ + R। तो a बराबर यानी कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जो r का मान होगा यहाँ पे, जो r का मान यहाँ पे होगा वो क्या 6 से छोटा होगा और 0 के बराबर या क्या हो सकता है 0 से बड़ा। तो r का कौन कौन सा मान हो सकता है, r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 और 5, ये संख्याएँ हो सकती है। अब लिखेंगे r बराबर, पहले लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर। अब r बराबर 0 रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, a बराबर 6q + 0 यानी कि a बराबर 6q। अब अगर r बराबर 1 रखें, कितना रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा 6q + 1। अगर r बराबर 2 रखें, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 6q + 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर r बराबर कितना रखें 3 रखने पर तो a बराबर कितना आ जाएगा 6q + 3। अब r बराबर कितना रखेंगे 4 रखने पर, r बराबर 4 रखेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 6q + 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना रखते हैं, r बराबर 5 रखने पर, तो r बराबर 5 रखेंगे तो 6q + कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि r की 0 1 2 3 5 तक वैल्यू पॉसिबल थी, क्योंकि जो r का मान होगा इस b यानी कि 6 से तो छोटा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। और 0 हो गया 1 2 3 4 5 हो सकता है। 0 रखा तो क्या बना 6q, 1 रखा तो 6q + 1, 2 रखा तो 6q + 2, 3 रखा तो 6q + 3, 4 रखा तो 6q + 4 और 5 रखा तो 6q + 5 अपने पास है बन गया। अब देखो जो a बराबर 6q है, क्या ये एक सम संख्या नहीं है क्या, क्योंकि इस 6q को अपने क्या लिख सकते हैं 2 × 3q लिख सकते हैं, है ना। या इसको इस तरह से कहें 3 × 2q के रूप में लिखा जा सकता है, 3 × 2q के रूप में अपने लिख सकते हैं। और ये अपने पीछे पड़ा था जो 2q होता है वो क्या होता है समपूर्णांक होता है, और समपूर्णांक का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा एक समपूर्णांक ही होगा। यानी कि कह सकते हैं r बराबर जब 0 रखा तो a बराबर जो 6q है ये क्या होगा एक समपूर्णांक होगा। अब यहाँ से देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3q + 1 लिख सकते हैं। अब देखो अगर मैं 3q को थोड़ी देर के लिए m मान लें तो क्या ये 2m + 1 का रूप नहीं हो जाएगा क्या, यानी कि जो 6q + 1 है वो 2m + 1 का रूप नहीं है क्या। 2m + 1 का रूप होता है कब होता है, जब वो क्या होता है विषम पूर्णांक होता है। तो यहाँ से अपने लिख देंगे जो a बराबर 6q + 1 है वो क्या है एक विषम पूर्णांक है, क्या है विषम पूर्णांक है। अब यहाँ से देखो r बराबर 2 रखने पर तो कितना आया मेरे पास 6q + 2 आया। अब यहाँ से देखो अगर यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख दूँ, अगर 2 बार कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना बचेगा मेरे पास 3q + 1 बचेगा। अब 3q + 1 के मल्टीप्लाई में 2 यानी कि किसी भी संख्या को अगर 2 से गुणा करते हैं तो वो क्या होता है एक समपूर्णांक ही होता है। तो लिख सकते हैं अब a बराबर 6q + 2 क्या है एक समपूर्णांक है, a बराबर 6q + 2 एक क्या है समपूर्णांक है। इसी तरह से जो 6q + 3 है तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, अगर मैं बार 3 कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना बचेगा 2q + 1 बचेगा। 3 कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा 2q + 1, और 2q + 1 एक क्या विषम संख्या होती है। 2q + 1 क्या है विषम संख्या, और विषम संख्या को विषम संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है विषम संख्या आती है। जैसे 3 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, इसको गुणा करेंगे तो 15, ये भी विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 7 विषम संख्या, इसको गुणा करेंगे तो 21। यानी कि जो a बराबर 6q + 3 है वो अपने पास क्या है एक विषम पूर्णांक है। इसी तरह से जो a बराबर 6q + 4 है तो ये क्या है एक समपूर्णांक होगा, ये क्या होगा एक समपूर्णांक होगा। और ये 6q + 5 है वो भी क्या होगा एक
वो क्या हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो कोई धनात्मक संख्या था, उसमें जो कह रहा था विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1 के रूप में, 6q+3 के रूप में और 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी, आगे कल इसको कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं कल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।